नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको डीएलएड के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए टारगेटेड वीडियो दे रहे हैं, 60 नोट्स वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम 6 सब्जेक्ट के 60 नोट्स वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यह 7वें सब्जेक्ट का 60 नोट्स वीडियो की श्रृंखला चल रही है। थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। इस वजह से इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा वीडियोज की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यह शायद 6ठा या 7वां वीडियो होगा, 1-2 वीडियो और जाएगा। उसके बाद आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का 2 वीडियो जाएगा। उसके बाद हमारी तरफ से यह जो श्रृंखला चलाई जा रही है 60 नोट्स वीडियो की, यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मित्रों, आपसे हम पहली बार अगर आप चैनल पे आते हैं तो हम एक आग्रह कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है यह चैनल नहीं, यहाँ के बच्चों से मिलिएगा, कमेंट करिएगा तो यहाँ के बच्चे इस चैनल को परिवार समझते हैं और लगातार बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से आप लोगों के हित के निमित्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम मित्रों न्यूनतम अधिगम स्तर और अपेक्षित अधिगम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है तथा अपेक्षित अधिगम क्या होता है। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं डेली के डेली कंटेंट प्रोवाइड करना हमारे पास इतनी सामाजिक व्यस्तता है, लेकिन फिर भी इसके बीच हम इस वीडियोज को आपके हित के लिए देते हैं। कभी हम अपने जीवन के बारे में बताएंगे किस सामाजिक व्यस्तता के बीच हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। चलिए न्यूनतम अधिगम स्तर की बात करें मित्रों, यह जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है न्यूनतम, एक है अधिगम, एक है स्तर। मित्रों, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब होता है कौशलता के उस अंश से है जो निश्चित कक्षा के छात्र को निश्चित समय सीमा में सीखना होता है। मित्रों, न्यूनतम का मतलब यही समझिएगा कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक कक्षा, अगर कक्षा 3 का छात्र है तो उस कक्षा 3 के छात्र को निश्चित समय सीमा के भीतर कितना कम से कम सीखना है, वही उसके लिए न्यूनतम कहलाता है। ठीक है, अधिगम की बात करें मित्रों तो मनोविज्ञान में अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और सीखना क्या कहलाता है? सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्तर का मतलब क्या होता है? उस स्थिति से जिसमें बालक निश्चित समय में प्राप्त करता है। उम्मीद है कि न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में आप जान गए होंगे। उदाहरण के बारे में सर ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उदाहरण सर ने आपके लिए डिस्कस दिया है। सामान्य के लिए टेट की परीक्षा में 90 अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात 90 अंक जो होगा वह न्यूनतम अधिगम स्तर होगा। अर्थात हमें इतनी पढ़ाई करनी तो है कि हम 90 पा सके। 90 के ऊपर हम पा जाते हैं तो हमारे काबिलियत के दम पर है, लेकिन 90 पाना ही है हमें, क्योंकि बिना 90 पाए हम फेल हो जाएंगे। और जब फेल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम केवल झुंझुना बजाएंगे, किसी कंपनी में घास खो देंगे, है ना। तो इतना जरूरी आपको है कि 90 नंबर आपको पाना है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता क्यों है। मित्रों, न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता का पहला कैटेगरी है अपव्यय एवं अवरोधन। यह समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। इसे समाप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर जरूरी होता है। अभी अपव्यय एवं अवरोधन के बारे में आप सर्च करके बताइएगा कि अपव्यय या अवरोधन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप कुछ सर्च करके हमें बताइएगा। ठीक है, छात्रों के स्तर में अंतर। मित्रों, शैक्षिक अवसरों में समानता का तो अधिकार है, इसलिए अधिक से अधिक छात्र पास करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का दिमाग जो है मतलब कि उच्च क्वालिटी का नहीं हो सकता है। कुछ उच्च क्वालिटी का दिमाग होगा, कुछ न्यूनतम स्तर का दिमाग होगा। तो सबको जो है शिक्षा का समान अधिकार। अगर हम कह देंगे सब 100 में से 90 अगर नहीं पाते हो तो फेल हो जाओगे, तो 90 पाने वाला बच्चा जो है कम से कम आपको 1-2% मिलेगा। लेकिन पास तो सबको कराना है, क्योंकि सबको जो है शिक्षा का अधिकार है। तो पास सबको कराने के लिए हम कहते हैं भाई 33 नंबर 100 में अगर आप पा जाते हो तो आप पास की कैटेगरी में जाओगे, और 33 के ऊपर जितने आप पाते हो आपकी काबिलियत के अनुसार निर्भर करती है। तो छात्रों के स्तर में अंतर की वजह से हमें न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता पड़ी। समझ में आया ना? शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, इससे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है ना। अगर न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता में हम शिक्षा का अधिगम जो है सुधार सकते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कैसे सुधार सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके समाज में लोग शिक्षित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके समाज के लिए बेहतर करेंगे, देश के लिए बेहतर करेंगे, परिवार के लिए बेहतर करेंगे, है ना। तो शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे। हाई स्कूल में 3 बच्चा पास हो रहा है, 97 बच्चा फेल हो रहा है, 97 बच्चा तो खेती करेगा ना, कोई खेती करेगा, छिनैती करेगा, डकैती करेगा, तो 97 बच्चे को फेल नहीं होना, हमें 97 बच्चे को पास कराना। 3 बच्चा फेल हो जाए तो वह खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? इसमें सबसे पहले छात्रों की आयु ध्यान देना चाहिए, छात्रों की आयु कितनी है, कक्षा का स्तर कितना है, यह भी ध्यान देना चाहिए। छात्रों की भौगोलिक स्थितियां भी ध्यान देनी चाहिए, छात्रों का मनोवैज्ञानिक स्तर भी ध्यान देना चाहिए, मूल्यांकन एवं निरीक्षण भी ध्यान देना चाहिए, विश्व के अन्य देशों से तुलना भी करनी चाहिए, और छात्र के मानसिक विकास का जरूर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय इसका ध्यान देना। न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब कम से कम कितना नंबर हम लगा दें कि बच्चा जो है सक्सेस हो जाए। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसके बारे में अगर लिखने के लिए आएगा तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे। मित्रों आगे बात करते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। मित्रों यह भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। अपेक्षित अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर में कम से कम कितना नंबर हम लगा दें कि बच्चा पास हो जाए। अपेक्षित अधिगम स्तर में क्या होता है? अपेक्षित का मतलब होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षता जिसकी प्राप्ति की आशा की जाती है। हम एक ऐसा टारगेट सेट करते हैं, हम एक ऐसा बच्चों के लिए टारगेट सेट करेंगे कि बच्चा उस टारगेट को प्राप्त कर ले जाए, है ना। तो यही होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षता जिसकी प्राप्ति की आशा की जाए। जैसे आप लेखपाल परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप न्यूनतम अपेक्षित अधिगम स्तर अपना सेट किए होंगे, अर्थात अपना एक गोल सेट किए होंगे, हमें 85 का टारगेट करना है, और अगर 85 का टारगेट आप अचीव कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही होता है अपेक्षा करना, अर्थात आशा करना। किसकी आशा करना? न्यूनतम दक्षता की आशा करना। अधिगम का मतलब सीखना हुआ, स्तर का मतलब प्रत्येक कक्षा में विषय के निर्धारित लक्ष्य होता है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या होता है? बिना भेदभाव के सभी छात्रों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना होता है, समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति को सुनिश्चित करना होता है, उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना होता है, अधिगम के लिए उचित विधि का चयन करना होता है, और छात्रों की कठिनाइयों को जानना एवं निराकरण करना भी इसका उद्देश्य होता है। बिना इसके हम अपेक्षित अधिगम स्तर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यह सभी उद्देश्य शामिल करते हुए हम अपेक्षित अधिगम स्तर की कल्पना करते हैं, ठीक है। कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान कर सकता है, जैसे पाठ पढ़वाएगा, लिखित कार्य देगा, विचार विमर्श करेगा, वर्गीकरण करने के लिए कहेगा, प्रश्न पूछेगा, तुलना करना, गतिविधि करना, कहानी कहना, कविता कहना, गीत नाटक के तमाम सारी जो गतिविधियां चलती हैं आपकी कक्षा में, यह शिक्षक जो है छात्रों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए कहता है। आप भी कक्षा चौथी पांचवी में पढ़े होंगे तब बाल सभा का आयोजन किया जाता था, लिखित कार्य, गृह कार्य, हर एक चीजें दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में आप कोई गृह कार्य नहीं रखते हैं, इस वजह से आप पीछे हैं। मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहां पे लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसका उल्लेख है? मित्रों वर्तमान के समय में कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी 2020 चल रही है। तो कितने साल बाद आया था? तो 36 साल के बाद दोबारा से शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले सन 86 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उस समय अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर और शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी सभी जो है इसके उल्लेख किए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने की अस्थायी एवं ठोस होता है। मित्रों तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। क्या ठोस होता है? स्मृति, शिक्षण या अधिगम या व्याख्यान। मित्रों जब आप बच्चों के अंदर तर्क करके, तर्क वितर्क करके शिक्षण कराएंगे, अर्थात उन्हें ज्ञान देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे का जो अधिगम होगा, जो बच्चा सीखेगा वो बहुत ही ठोस सीखेगा, अर्थात वह जितना भी सीखेगा बहुत ही ईमानदारी से सीख जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सीख जाएगा, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? मित्रों अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं, आपको लिखना है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? वही जो मैंने बताया, जो आशा की जाती है, न्यूनतम निर्धारित दक्षता कौशल। और अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु किए गए प्रयास कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर को आप किस तरीके से मतलब कि सुधार करेंगे। मित्रों सहायक सामग्री की बात करें तो सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षण में शिक्षण कार्य करते समय जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं
सहायक शिक्षक सामग्री वही कहते हैं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को समझानी हो तो जिस सामग्री जैसे चार्ट, नक्शा या कोई वस्तु का प्रयोग करता है उसे हम सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी जब घन और घनाभ पढ़ाते थे तो चाक वाला डब्बा उठा करके समझा देते थे, तो गुरुजी के लिए वो जो चाक वाला डब्बा हो गया उनके लिए सहायक सामग्री हो गई, है ना। और कभी कभार जो है हमको पीटने के लिए क्या करते थे, जो फिट रखी रहती है उस फिट से पीट देते थे, कुटाई कर देते थे, उनके लिए वो सहायक सामग्री हो गई, है ना। यही होता है। इसी डेल्टा क्या होता है मित्रों, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित एवं बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। शिक्षक जिन उपकरणों का प्रयोग कर छात्र के अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर, सुस्पष्ट, प्रभावशाली एवं अस्थायी बनाता है, वो क्या कहलाता है, सहायक सामग्री कहलाती है। मित्रों ये लिखने का एक तजुर्बा है, आप किस तरीके से लिखेंगे। शिक्षक जिन उपकरणों का प्रयोग करके छात्र के इंद्रियों का, छात्र के जीवन में, व्यवहार में बेहतरीन परिवर्तन करता है, उसे हम सहायक सामग्री के रूप में करते हैं। शिक्षक जो है जिस का प्रयोग करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर, सुस्पष्ट, प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है एवं ज्ञान को अस्थायित्व बनाने का प्रयास करता है, वो सहायक सामग्री कहलाती है। ये लिखने का एक नजरिया होता है, आप कैसे लिखेंगे आपके ऊपर है। मित्रों जेम्स साहब ने क्या कहा कि श्रव्य दृश्य ऐसे साधन है जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक एवं अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कहा जाता है। श्रव्य दृश्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम वीडियोज के माध्यम से आपको कुछ चीजें सिखा रहे हैं तो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व क्या होता है, तो प्रेरणादायी बनाने के लिए, व्यक्तिगत अवसर की सुलभता के लिए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्टीकरण में सहायता देती है। अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति के लिए जो है शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। रटने की प्रक्रिया को हम कम करते हैं। शब्दावली में हमारी वृद्धि होती है। शिक्षण में हमारे कुशलता आती है और प्रत्यक्ष अनुभव जो है, सभी चीज़ें जो है सहायक होती हैं शिक्षण सामग्री के लिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या होता है मित्रों, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षण स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रत्येक स्कूल में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का होना अत्यंत आवश्यक है। निस्संदेह शिक्षा क्षेत्र में इससे क्रांति पैदा हो सकती है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, छात्रों को क्रियाशील रखना, TLM निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु को स्पष्ट, सरल एवं बोधगम्य बनाना, अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। मित्रों टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, हम TLM निर्माण हेतु बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम बच्चों को कहेंगे बेटा आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ाया राष्ट्रगान। अब राष्ट्रगान को आप क्या करके लाएंगे, घर से जो है चार्ट पेपर में राष्ट्रगान को लिखेंगे और राष्ट्रगान के बारे में क्या क्या आप जानते हैं अपने परिवार के लोगों से पूछ करके लिख के लेके आइएगा। तो बच्चा चार्ट पेपर बना करके लाएगा और चार्ट पेपर जो बच्चा बना के ला रहा है वह हमारे लिए TLM है। समझ में आया ना। TLM की विशेषता क्यों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की विशेषता क्या होती है, अस्थायी रूप से सीखने में सहायक होता है। चार्ट ला करके चिपका दिए, अब डेली हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चा भी याद कर ले जाएगा। अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान होता है। छात्र क्रियाशील रहते हैं। भाषा संबंधी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को जो है अगर अवसर देंगे ज्ञान कक्षा में अभिव्यक्ति करने के लिए तो बच्चों की जो है क्रियाशील रहेगा और उसका जो है भाषा संबंधी कठिनाई भी दूर हो जाएगा। समय की बचत एवं रुचि में वृद्धि होती है। मौखिक बातों को कम करती है। अच्छे शिक्षण में सहायक होती है। ठीक है, कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है और उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है। क्या होता है, उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है। मित्रों शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण क्या होता है, इसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक होता है श्रव्य साधन, एक होता है दृश्य साधन, एक होता है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य साधन का मतलब शिक्षण सामग्री में श्रव्य साधन क्या है, हम बैठ करके व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं तो आपके लिए श्रव्य साधन है। मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूं, केवल मैं आपको श्रव्य साधन अर्थात मैं आपको केवल बोल करके सुना रहा हूं। ठीक है, श्रव्य साधन हो गया। दृश्य साधन का मतलब मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं उसमें आवाज ना हो, उसे हम दृश्य साधन कहेंगे। श्रव्य दृश्य साधन का मतलब जिसमें आवाज भी हो और दिखाई भी दे, जैसे वीडियोज लेक्चर होते हैं, ये सभी चीजें श्रव्य दृश्य साधन होते हैं। जैसे कि जब मैं लेक्चर वीडियो लेता हूं आपके लिए श्रव्य दृश्य साधन होता है। मित्रों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रदत्त सामग्री क्या क्या होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत जो 1986 वाली है,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की नीति अपनाया गया था। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने शिक्षा के विषय में कहा था कि शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय के अभाव में वृक्ष के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। अगर उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास विद्यालय भवन नहीं है तो आप वृक्ष के नीचे बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड बनवा लीजिए और उसी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए, बच्चा निश्चित रूप से सीखेगा। ठीक है, तो आप अभी तो वर्तमान में हर जगह जो है व्हाइट बोर्ड वगैरह हो गए हैं, लेकिन पहले के जो प्राइमरी विद्यालय रहते थे उसमें एक ब्लैक बोर्ड ऐसे होते थे जो कि वृक्षों के नीचे जो है काठ वाला ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था, उसे लकड़ी के माध्यम से बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके कभी कभार पढ़ाया जाता था। ठीक है, इससे भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के अलग अलग किट प्रदान किए गए हैं, जिनमें सामान्यतः निम्न सामान होते हैं। जैसे क्या लिखा गया, मल्टी टूल बॉडी, शिकंजा, छोटी यारी, पेचकस, रिंच, सेंटर पंच, तार, होल्डर, चिमटी, छड़, आकृतियां, डिवाइडर, स्टील पैमाना, अर्धगोला, रेती आदि, ये सभी चीज़ें जो है आपके जो किट दिया जाता है उसमें होती हैं। आपके कोर्स में निम्न 3 किट ही शामिल है। विज्ञान, गणित और मिनी टूल्स किट आपके कोर्स में शामिल है, प्रथम सेमेस्टर के कोर्स में, है ना। और आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से इतना ही आज दिया जा रहा है। डेली के डेली एक चैप्टर को, एक यूनिट को समाप्त करने का हमारी तरफ से प्रयास है। मुझे पता है एक बच्चा कल इतना गुस्सा गया, कह रहा था कि सर आप डीएलएड के लिए पिछले 1 महीनों से मेहनत कर रहे हैं, क्या आप भूल गए कि आपका टारगेट जो है डीएलएड या बीएड कराना नहीं है, आपका टारगेट यूपी टेट को टारगेट करना होता है। तो मैंने कहा भाई यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे भी पता है, मैं भी अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द मैं इन सभी श्रृंखला को समाप्त करके फिर से यूपी टेट की श्रृंखला को मैं शुरुआत कर दूंगा, है ना। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था डीएलएड के बच्चों को, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए काम मैं कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे ये करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। मैं लेक्चर वीडियो को देने में आनंदित होता हूं, सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी जो मैंने प्रॉमिस किया था, जो मैंने वादा किया था और एक बार मैंने जो ठान लिया, वो बिल्कुल निश्चित रूप से अब 100% करने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूं, है ना। जो मैंने ठान लिया वो करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। मैंने कहा था कि मैंने आपके लिए किया, साथों के साथ वीडियोज को देने का पूरा प्रयास किया। आगे मैंने कहा कि यूपी टेट के सिलेबस को निःशुल्क आपके लिए आपके 2nd सेमेस्टर की समाप्ति तक कराऊंगा। तो निश्चित रूप से निशांत ज्ञान चैनल पे मैं नितिन उपाध्याय 100% आपका जो है यूपी टेट का सिलेबस कवर कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, है ना। फिर से मैं कहूंगा लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास समय का अभाव है, कुछ लोग क्या कहते हैं, काफ़ी बच्चे हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, भैया समय का अभाव है, मैं काफ़ी अलग अलग एग्जामों की तैयारी करता हूं, डीएलएड की एग्जाम को मैं टारगेट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा, वर्तमान के समय में, कल मैंने कहा था 23-24 साल का जो है आपका जो एज चल रहा है, यह एज पत्थर को भी पानी बना सकता है। इस एज में आप 12 घंटा को 24 घंटे में बदल सकते हैं और 24 घंटे को 48 घंटे में बदल सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर इस समय है। ठीक है, संघर्ष करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप युवावस्था में हैं, जिस काम को आपने ठान लिया, ऐसा पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस काम को करने से आपको रोक पाए। और कहा जाता है जिस कार्य को आप पूरी शिद्दत से लग जाइए, वह कार्य जो है पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके पक्ष में फैसला लेना शुरू कर देती है। जिस कार्य को करने के लिए आप पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, उस कार्य को प्राप्त करवाने के लिए पूरी कायनात अर्थात ईश्वर भी साथ देंगे, समाज भी साथ देगा, देश भी साथ देगा और भाग्य भी साथ देगा उस कार्य को अंजाम देने के लिए। तो अगर आपने ठाना है कि आपको अपने जीवन में सफल होना है, एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो निश्चित रूप से आप अगर शिद्दत से चाह रहे होंगे और ईमानदारी से परिश्रम कर रहे होंगे, तो पूरी कायनात आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आपके पक्ष में फैसला लेना शुरुआत कर देगी। तो बस जरूरत है आपके कठिन परिश्रम, ईमानदारी और तन्मयता की जरूरत है तो आपको किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। निश्चित रूप से सफलता 110% आपके पास जरूर आएगी। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर को बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।